नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको एक बार बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए। जन्म की तारीख है 31 मार्च 1989 1989 और जन्म का जो समय है वो प्रातःकाल 8:39 का है, काठमांडू, नेपाल। जन्मकाल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। शुक्रवार के दिन इन्होंने जन्म लिया, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। क्षत्रिय वर्ण, मनुष्यगण, धनु राशि, ये अग्नि तत्व की राशि है। देव गुरु बृहस्पति इस राशि के राशिश होते हैं। जन्म कुंडली पर जरा आइए। वृषभ लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं। राशि इनकी धनु, लग्नपति जाकर के जन्म कुंडली के लाभ भाव में उच्च राशि में लाभपति बनते हैं। देव गुरु बृहस्पति कहां पर बैठे हैं? तो देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं लग्न में। यहां गुरु और शुक्र ने आपस में परिवर्तन कर लिया है। दशम में आप राहु को देख रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा और शनि की युति इनके जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बनी हुई है। धनु राशि के हैं, 7.5 अभी तक चल रही थी। अभी 17 जनवरी 2023 को 7.5 से इनको मुक्ति मिली है। अगले 2.5 साल के बाद पुनः ढैया लगने वाली है। वर्तमान में इनको राहु की दशा और उसमें बुध का अंतर चल रहा है। राहु इस कुंडली के लिए देखा जाए तो दशम भाव में बैठकर के शतभिखा नक्षत्र में, स्वयं के नक्षत्र में अत्यंत कारक, और चलित आप जाकर के देखते हैं तो चलित में वो लाभ भाव का फल दे रहे हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। राहु की दशा इनके लिए हर तरह से लाभप्रद और फायदेमंद रहने वाली है। वृषभ लग्न के जातकों की यदि हम चर्चा करें तो ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि इस लग्न के जातक कैसे होते हैं? तो मेहनती। वृषभ अर्थात बैल, सांड, हम इसे पहले बैल ही कह करके देखते हैं। इस लग्न के जातक मस्त मौला होते हैं। अपने काम से काम रखना, यही उनके मूल स्वभाव में रहता है। यानी मूल स्वभाव है कि जब तक छेड़ो नहीं, ये किसी का कुछ भी अहित नहीं करते। भौतिक सुख की चाह इन्हें बहुत ज्यादा होती है। महत्वाकांक्षी होते हैं, मेहनत करते हैं। और एक ऐसा मात्र ये लग्न है जिसके लिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि इस लग्न की चर्चा हम इस तरह से कर सकते हैं कि इस लग्न के जातक अपने जीवन काल में अपना भाग्य खुद के हाथों पुरुषार्थ के द्वारा लिखते हैं। यानी अपने भाग्य को लिखने का कार्य ये यहीं पर करते हैं। इस लग्न के जातकों की यदि हम बात करें तो सीधी सी बात है कि शुक्र की ये साधारण राशि है, तो शुक्र का बहुत हद तक स्वभाव इनके अंदर होगा। भौतिक सुखों के पीछे ये भागते हैं और उसके पीछे लगे भी रहते हैं। कई बार जीवन में इन्हें बाकियों की अपेक्षा वो सफलता हासिल नहीं हो पाती जितना औरों को हो जाता है। जैसा मैंने कहा कि अपने जीवन में ये जो भी हासिल करते हैं वो सब के सब अपने पुरुषार्थ के बदौलत, लेकिन देखने में कई बार ऐसा आता है कि बाकियों की अपेक्षा इनको कम ही मिल पाता है कई बार। अब देखा जाए तो लग्नेश का जाकर के लाभ हमें होना जातक के व्यक्तित्व में इस बात को भरेगा। मैं हमेशा कहा करता हूं कि लग्नेश जहां बैठे हैं उसी से आपका व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है। तो लग्नेश का जाकर के जन्म कुंडली के लाभ भाव में बैठना इस बात की सूचना है कि जातक केवल और केवल धन इनकम कहां से हो, धनागमन कहां से हो, इस क्षेत्र पर अपनी दिलचस्पी लगाएगा, इसमें उसकी दिलचस्पी होगी। और चूंकि लाभेश जाकर के लग्न में बैठे, फलतः जातक अधिक से अधिक धन कहां से अर्जित हो इसी प्रयत्न में लगा रहेगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखना होगा कि इस लग्न के लिए देवगुरु कहीं से भी कारक ग्रह नहीं सिद्ध होंगे। सो देवगुरु बृहस्पति का लग्नगत होना, क्योंकि वो कैसे हैं तो वो इस कुंडली में अष्टमेश हैं और लाभेश, तो छठे से छठा होने के चलते देवगुरु इस लग्न के सर्वाधिक अकारक ग्रह बन जाते हैं। वो लग्नगत होकर के, अब सीधी सी बात है कि इसका यह मतलब नहीं कि वो अकारक हैं तो लग्न में वो दिग्बली नहीं होंगे। वो दिग्बली हैं, मंगल के साथ उनकी युति श्रेष्ठ ही है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि गुरु मंगल की युति, गुरु मंगल का दृष्टि संबंध पारिजात वृक्ष की तरह हो जाता है, जिसके नीचे बैठ करके कल्प वृक्ष की तरह हो जाता है, जिसके नीचे बैठ करके जो मांगो वो मिल जाता है। तो ये युति अपना प्रभाव देगी, ये सर्वश्रेष्ठ युति है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। परंतु इस कुंडली में अगर आप देखें तो लग्न कौन सा है? वृषभ, शुक्र से संबंधित लग्न, और राशि इनकी कौन सी? तो देवगुरु बृहस्पति से संबंधित। तो ये दोनों ग्रह आपस में नैसर्गिक शत्रु हैं, ये ठीक नहीं है। भूमि तत्वीय लग्न और अग्नि तत्वीय राशि, इसमें भी कोई सामंजस्य नहीं है। ये जीवन में संघर्ष को बढ़ाने वाली स्थिति है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। लग्नगत देवगुरु ठीक है, अच्छा है, जातक को बुद्धिमान ज्ञानवान बनाएंगे, लेकिन वो स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानी का भी कारण बनेंगे। पेट जन्य रोग की संभावना भी वो उत्पन्न करेंगे। और रोग कारक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि लग्नगत देवगुरु बृहस्पति से 6वें 8वें का संबंध बना करके बैठे हैं, तो रोग की स्थिति जीवन काल में ये उत्पन्न कराने वाले हैं। अब इनके प्रश्नों की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं
इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है, क्या मेरे लिए राजनीति में जाना श्रेष्ठ रहेगा? यदि हाँ, तो मुझे किस उम्र तक जाना चाहिए? देखिए, राजनीति में जाने के लिए कोई उम्र और समय सीमा हम तय करेंगे तब तो सीधी सी बात है कि या तो आपके पास कोई आपका गॉडफादर हो जो जमा जमाया व्यवस्था उनकी हो और आपको बिठा दे। राजनीति एक ऐसा जगह है, एक ऐसा करियर है जिस क्षेत्र में अपनी जड़ें जमाने के लिए, अपने पांव जमाने के लिए शुरू से ही संघर्ष करना पड़ता है। आपकी कुंडली के दशम में राहु हैं, ये राहु लाभ का फल दे रहे हैं। 100% राजनीतिक दृष्टिकोण से कुंडली बहुत ही श्रेष्ठ है। राहु की दिशा का चलना 100% आपके लिए बहुत बढ़िया है। सूर्य आपकी कुंडली के लाभ भाव में बैठ करके चलित में देखें तो ये भी उच्च का फल दे रहे हैं। हर तरह से बहुत बढ़िया। सो आप जब भी राजनीति में जाने की इच्छा रखते हो जाइए, ये कुंडली तैयार है। कब? राहु की दशा चल रही है अभी। अब देखिए, सबसे जरूरी क्या है। 89 का आपका जन्म है। मैं इनके साथ साथ सभी दर्शकों की भी इसके बारे को भी इनसे इस कुंडली से के बारे में समझा रहा हूं। तो आज के इस परिवेश में राजनीति कैसी हो गई, चाहे भारत की बात हो, अमेरिका की बात हो, या ये काठमांडू के हैं वहां की बात हो, नेपाल की, कहीं की भी बात हो, राजनीति आज की कैसी है। या तो आपका कोई गॉडफादर हो, हालांकि गॉडफादर से भी राजनीति में सब कुछ नहीं हो जाता, पर फिर भी राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें यदि आपको अपने पांव जमाने हैं तो उसके लिए आपको शुरुआत से ही लगे रहना पड़ेगा। लेकिन आज के इस परिवेश में राजनीति में भी रॉ मटेरियल की तरह पैसे, इन्वेस्टमेंट के लिए धन चाहिए होगा। पहले केवल व्यापार में पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए लगते थे, अब आजकल जीवन के हर फील्ड में पैसे लगने लगे हैं। राजनीति पहले सेवा वृत्ति से होती थी, अब धन वृत्ति से। धन होना चाहिए आपके पास, तभी आप राजनीति में भाई होगा, तभी तो आप मदद लोगों की करेंगे। तो अगर आप धन से तैयार हो तो आप राजनीति में जाएं। अब एक बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है, भाई हर किसी के पास इतना पैसा तो है नहीं, क्यों खड़े पांव इन्वेस्ट कर दे और राजनीति में सफलता भी हासिल कर ले। तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक पद पर हो, कद आपका ऐसा हो, पद आपका ऐसा हो कि आप कहीं निवेश कर सकें, चाहे वो राजनीति में ही क्यों ना हो। तो निवेश के लिए आपको पैसा चाहिए। अभी आप अपने काम से, अपने व्यापार से पैसे अर्जित करिए और फिर जाइए। हाँ, राहु की दशा राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है, लेकिन राहु में भी बुध का अंतर चल रहा है। अभी आपको अपने काम में लगे रहना चाहिए और ज़्यादा धन अर्जित करना चाहिए, फिर जाकर के आप व्यापार अवश्य करिए। कहीं कोई आप राजनीति अवश्य करिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, सफलता मिलेगी। और मैं ये भी नहीं कहूँगा अगर धन से आप अभी सक्षम हैं तो आप अभी के अभी लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं व्यापार करूँ तो मेरे लिए कौन सा व्यापार सबसे अच्छा होगा? क्या है, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी और रियल एस्टेट या गैस का इन्होंने व्यापार लिखा है, या और कोई व्यापार जो मेरी कुंडली में श्रेष्ठ हो। आप वृषभ लग्न के हैं, शुक्र उच्च का होकर के जाकर के बैठे हैं, रेस्टोरेंट का काम आपकी कुंडली के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। और बुध आपकी कुंडली में वैसे तो नीच राशि में बैठे हैं, हालांकि नीच भंग हो रहा है, पर नीच राशि में तो मैं बहुत ज़्यादा किराने स्टोर इत्यादि के लिए तो नहीं कहूँगा। आप मंगल की स्थिति को देखें तो मंगल लग्नगत हैं, और आप अगर मंगल से संबंधित, रियल एस्टेट से भी संबंधित काम करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन आप शुक्र से रिलेटेड हर काम जब भी इच्छा हो आप शुरू करिए। शुक्र से रिलेटेड काम के लिए आपकी कुंडली पूरी तरह से तैयार बैठी है। रेस्टोरेंट इत्यादि के लिए आप इससे पैसा जब चाहें, रियल एस्टेट और रेस्टोरेंट इन दोनों से आप पैसा अर्जित कर सकते हैं, जब चाहें आप करिए। क्या मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम और शोहरत हासिल कर सकता हूं? देखिए, इस प्रश्न का जवाब तो मेरे पास हमेशा एक ही होता है। धन की चाह है आपके पास तो आप प्रयत्न शुरू करिए, एक समय आने के बाद धन हो जाएगा। नाम की चाह है तो देखिए, एक बात आपको बता दूं कि नाम की चाह है तो उसके लिए तो एक ही उपाय है, और वो क्या है? त्याग। नाम ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े धन्ना सेठों का नहीं होता। क्यों होता है? उनके व्यापार के चलते नहीं। जब वो समाज को, कई बार आपको सुनने में आता है कि फलाने टाटा ने, अंबानी ने अपनी संपत्ति का, टाटा हमेशा उनके बारे में निकलता रहता है कितना पैसा दान कर दिया। तो कहीं ना कहीं जब आप समाज के लिए कुछ करते हैं तब जाकर के आपको नाम मिलता है। याद रखिए कि ऐसे कभी नाम नहीं मिलता। अगर किसी कारणवशात नाम मिले भी तो वो क्षणभंगुर नाम होता है। आपके किसी काम के कारण आप किसी मुसीबत में फंस जाएं, एकाएक आपका नाम हो जाए, लेकिन ये सब क्षणभंगुर होगा। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपने कहा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो मैं नहीं जानता आपके नेपाल में आपके प्रधानमंत्री की स्थिति कैसी है, मैं भारत में जानता हूं मोदी जी का नाम तो हर जगह फैला हुआ है।
तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहते हैं तो ठीक है, राजनीति का आपने रास्ता चुना है, आप एक ऐसे कद्दावर नेता बन जाते हैं, आप ऐसा कुछ करते हैं समाज के हित के लिए, तो निस्संदेह आपका नाम फैल जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या जरूरी है, आत्मसंतुष्ट होना। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि मैं, जैसे मैंने अभी कहा कि आप लोगों की मदद करिए, नहीं, जब तक आप खुद से संतुष्ट नहीं होंगे, खुद से परिपूर्ण नहीं होंगे, न तो आप किसी की मदद कर सकते हैं और न तो आपके अंदर कोई ऐसा जज्बा होगा। सबसे पहली जरूरत क्या है, खुद का पेट भरा हो। खुद का पेट खाली हो और आप दूसरों को मालपुआ कभी नहीं खिला पाएंगे। जब खुद का पेट भरा हुआ हो तभी आप बड़े चाव से और बड़े प्रेम से सबको जबरदस्ती बिठा करके खिला सकते हैं। लेकिन पेट में आग लगी हो, सुबह से अन्न का दाना न गया हो, तो लोगों को खाते जब देखेंगे तो खिलाएंगे जरूर, लेकिन मन ही मन गाली देंगे कि जल्दी खा के खत्म क्यों नहीं करता। तो आप क्या मदद करेंगे और कोई क्या मदद करेगा। सो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपना पेट भरें, हम स्वस्थ हों। हम ये सोचे कि हम सबकी मदद कर दें, असंभव, आप नहीं कर सकते। वायुयान में भी जब आप बैठते हैं तो एक पर्ची लिखी होती है कि दूसरों की मदद से पहले अपनी मदद करिए, और यही रूल है। दूसरों की मदद आप तब तक नहीं कर सकते जब तक खुद की मदद ना करें। तो आप जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम और शोहरत हासिल करना चाहते हैं, सूर्य आपकी कुंडली में उच्च का फल दे रहे हैं। हालांकि शुक्र से वो पीछे हैं, शुक्र उनसे पीछे हैं। सूर्य से अगर शुक्र उनसे पीछे हैं, ये बहुत अच्छा है। इससे सूर्य को वो और बली कर देते हैं, और सूर्य जब लाभ भाव का फल दे रहे हैं तो उस अवस्था में तो स्थिति अच्छी है ही है। तो शुक्र के मामले में यहां दो सूत्र लागू होता है कि जो तो शास्त्र कहता है कि शुक्र यदि सूर्य से आगे हो तो वो और अच्छा हो जाता है, सूर्य यदि पीछे हो। और इस अवस्था में तो ठीक होता ही है जहां शुक्र और सूर्य एक ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। शुक्र के मामले में आप जानते हैं, शुक्र आगे वाले भाव को और पीछे वाले भाव को, दोनों भावों को बढ़ाता है, पीछे वाले भाव को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो इसलिए कहा गया है कि सूर्य जो है पीछे हो जाए, शुक्र आगे हो जाए। तो यहाँ शुक्र वैसे तो पीछे हैं, पर फिर भी इससे भी एक साथ होने से भी रिजल्ट वो कराएंगे और अच्छा है। तो आपको जहां तक मैं देख रहा हूं, नाम, शोहरत, पैसा अंतरराष्ट्रीय मिल सकता है। अब निर्भर करता है आपके ऊपर, आपकी चाहत के ऊपर। लग्न में देव गुरु हैं, ये जो महत्वाकांक्षा आपके मन में उत्पन्न हो रही है, ये कहीं ना कहीं उत्पन्न करा रहे हैं। तो आप प्रयत्न करिए, बिल्कुल संभव है। मेरी कुंडली के अनुसार मेरे लिए नेपाल या अमेरिका, कौन सा देश सबसे अच्छा होगा। एक बात मैं बताना भूल गया कि इनको अमेरिका की भी सिटीजनशिप वहां का इनको प्राप्त है। देखिए, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, आपकी कुंडली में स्वदेशपति लाभ में बैठकर के विदेश का फल दे रहे हैं, विदेशपति लग्न में, और परमानेंट विदेशपति जाकर के कुंडली के लग्न में बैठे हैं। तो कमोबेश नेपाल से ज्यादा तो विदेश, अमेरिका ही आपके लिए सुटेबल दिखाई पड़ रहा है और अच्छा दिखाई पड़ रहा है। एक बड़ी गंभीर परेशानी है, अमेरिका में रहकर के पैसे आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं, बहुत अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि जो डॉलर आप अमेरिका में कमाएंगे उसकी बहुत बड़ी कीमत नेपाल में होगी। एक अच्छा खासा अगर आप इनकम कर लें, पैसा जोड़ लें और फिर आप नेपाल लौट करके आते हैं तो सीधी सी बात है वो बहुत बड़ा पैसा होगा वहां के लिए। कुंडली के दृष्टिकोण से देखें तो राजनीति जबरदस्त है, विदेश में रहने के ही प्रबल योग हैं। लेकिन जरा सोच के देखिए कि हालांकि अमेरिका में कहीं के लोग भी वहां की राजनीति में सक्रियता ले सकते हैं, सक्रिय हो सकते हैं, परंतु अगर आप, वैसे तो आप वृषभ लग्न के हैं, मेहनती हैं, कहीं भी आप सफल हो जाएंगे, तो मेरे हिसाब से तो अमेरिका ही है। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, धन इत्यादि से मजबूत हो जाएं, हर तरह से अपने आप को परिपूर्ण कर लें, ठीक कर लें। देखिए, नेपाल में रह रहे अपने भाई बंधुओं का यदि घर बनाना चाहते हो, उनका घर खड़ा करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने लिए महल खड़ा करिए। क्योंकि आपके पास रहने के लिए बढ़िया घर नहीं होगा जब तक आप घर में रहने की सुख सुविधाओं को नहीं समझेंगे, उसकी जरूरत को नहीं समझेंगे, तब तक दूसरों की मदद कैसे करेंगे। तो अपने लिए जितना बेहतर पहले कर सकते हो वहां से रहते हुए सब कर लीजिए पहले, और फिर आपके पास विकल्प ही विकल्प है। आप चाहें तो यहाँ की राजनीति में सक्रिय भूमिका ले सकते हैं, आप वहाँ के भी निवासी हैं, सो आप अमेरिका में भी अगर वहाँ की राजनीति में जुड़ने का काम करें तो उसके लिए तो मैं कहूँगा अभी से भी आप अगर धीरे धीरे कदम अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाने के लिए राहु की दशा है ही, अपने आप को कार्यक्षेत्र में मजबूत कर लीजिए और अच्छी स्थिति अपनी कर लीजिए, फिर जब चाहें आप वहाँ की राजनीति में भी सक्रिय हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि क्या होता है कई बार कि बाकी के देशों में से ज़्यादा आसान होता है खुद के देश में अपने आप को, या खुद के देश या जहां आप जन्मे हैं वहां पर अपने आप को लोगों के बीच, लोगों से घुला मिला लेना, लोगों के बीच अपने आप को जोड़ लेना। जबकि बाहर के देशों में, जगहों में थोड़ी मुश्किल तो होती है, भले आप वहां के सिटीजनशिप पा चुके हैं, फिर भी आसान तो नहीं होता है।
तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहें तो लौट करके यहाँ भी आ सकते हैं, धन इत्यादि से संपन्न होकर के, वहाँ की राजनीति के लिए तो आप अभी से तैयार हैं, आज से आज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, विदेश में रहना ज़्यादा अच्छा है, विदेश में रहना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब कई बार क्या मैंने कहा कि अगर ज्योतिष क्या कहता है, देश काल परिस्थिति को देखो, तो नेपाल आसान है, वहाँ पर अमेरिका में हर चीज़ को भले सिटीजनशिप हो लेकिन फिर भी रंग भेद है, कई तरह की चीज़ें हैं, वहाँ आज भी ये होती हैं। तो जो दिक्कतें परेशानियां हैं उसको अगर आप संभाल करके चल ले रहे हैं, लगता है कि आपको मैं संभालूंगा, तब तो आपको जरूरत ही नहीं है लौटने की, क्योंकि विदेश आपके लिए सदैव से अच्छा है। पर अगर दिक्कत महसूस होती हो, आसान नहीं होता, आप नेपाल आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मेरी कुंडली के मजबूत और कमजोर बिंदु कौन कौन से हैं? क्या विषयों का भी असर है? बिल्कुल है। आपकी कुंडली में देखा जाए तो 25 अंश पर चंद्रमा और 19 अंश पर शनि, इन दोनों के बीच दूरी बहुत ज्यादा नहीं। वैसे चंद्रमा आगे निकल गए हैं, लेकिन 12 अंश ऊपर कम से कम उनको होना चाहिए, तब जाकर के विषयोग मान्य नहीं। तो ये विषयोग है और ये मानसिक अशांति और परेशानी का कारण बनेगा, क्योंकि गुरु के साथ चंद्रमा का जो संबंध है वो षडाष्टक योग वाला है, जिसको हम सकट योग कहते हैं। तो इसके चलते भी ये विषयोग मान्य है और मानसिक अशांति का कारण आपके जीवन काल में ये बनेगा। रही बात आपकी कुंडली के मजबूत पक्ष की, तो सबसे पहला मजबूत पक्ष यही था, निसंदेह गुरु लग्न में बैठ करके आपके स्वास्थ्य में परेशानी खड़ा करेंगे, लेकिन निसंदेह लग्नगत देव गुरु हैं जो कि जातक को बुद्धिमान, आध्यात्मिक, गुरु भले अकारक है लेकिन गुरु अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। तो गुरु का स्वभाव है आध्यात्मिक बनाना, वो बनाएंगे। आप मेहनती होंगे, जो कि शुक्र लग्न का, वृषभ लग्न का स्वभाव है, वो आपके अंदर होगा। भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत आपके अंदर होगी, जो कि उस लग्न का स्वभाव है, वो 100% आपके अंदर होगा। लग्नेश लाभ में, लाभेश लग्न में है, तो ये जो परिवर्तन हुआ है कहीं ना कहीं आपको आजीवन अधिक से अधिक धन कमाने के लिए प्रेरित करेगा, जो कि इस कुंडली की एक बहुत ही मजबूत कड़ी है। और ये अगर आपके अंदर जागृत है, यानी अधिक से अधिक धन कमाने के लिए आप प्रयत्नशील हैं, फिर कहना नहीं, फिर तो अत्यंत श्रेष्ठ है, आप बस लग जाइए। नौमांस देखने से पता चलता है कि नौमांस में इनके देवगुरु मीन, नौमांस इनका मीन लग्न का है और लग्न में ही देवगुरु बैठे हैं। नौमांस में लग्नगत गुरु पर शनि की दृष्टि, अभी हाल फिलहाल में मैंने एक सूत्र बताया था कि लग्नगत देवगुरु पर शनि की दृष्टि वायु विकार, पेट में गैस की समस्याएं खड़ा कर देता है, तो वायु विकार की शिकायत, और यहां भी गुरु शनि का षडाष्टक योग है, तो आपको बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य में पेट का ख्याल रखना होगा। पेट जन्य रोग, कफ जन्य रोग और मानसिक अशांति, अस्थिरता की स्थिति इस कुंडली में मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रही है, तो उससे बचाव करिएगा। ये आपके स्वास्थ्य में परेशानी है। बाकी मजबूत बिंदु के रूप में देखें तो लाभ का पक्ष हमेशा बहुत अच्छा रहेगा आपकी कुंडली में। लाभ पाने के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे और फिर उसके लिए प्रयत्न करते रहे, लाभ तो होगा ही। 10वां भाव भी मुझे आपका बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। शनिदेव अष्टम में चले जाने के चलते जीवन में संघर्ष बहुत देंगे। मैं हमेशा कहा करता हूं कि अष्टम का शनि संघर्ष बहुत देता है, लेकिन आपकी कुंडली में एक अच्छी स्थिति है कि गुरु शनि धनु राशि में बैठे हैं, जो कि बढ़िया। मैंने हाल फिलहाल एक सूत्र समझाया था कि गुरु की राशि में बैठे शनि धनु राशि में विशेष करके अच्छा फल देते हैं, तो ये अच्छा फल देने वाले तो हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा संघर्ष और मानसिक अशांति आपको देते रहेंगे। वैवाहिक जीवन और मेरे संतान के साथ मेरा संबंध कैसा रहेगा? सप्तम पति जाकर के आपकी कुंडली के लग्न में बैठकर के सप्तम को देख रहे हैं। शुक्र जरूर थोड़ा सा जला हुआ है। जला हुआ का मतलब सूर्य के बिल्कुल करीब होने के चलते अस्त स्थिति में कमजोर पड़ गया है। शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जो अस्त होकर के भी अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं खोते हैं, तो इनका प्रभाव तो मिलेगा। दाम्पत्य भाव का स्वामी जाकर के कुंडली के लग्न में बैठकर के दाम्पत्य भाव को देख रहा है। जन्म लग्न से आप मांगलिक हैं। अब ये देखना है कि आपका विवाह कुंडली मिलाकर के हुआ है कि नहीं। अगर मिलाकर के हुआ है तो ठीक है, मतभेद के साथ ही चलेगा। और पंचम पति जाकर के कुंडली के नीच राशि में बैठकर के पंचम भाव को देख रहे हैं, तो वैसे तो शनि की भी दृष्टि संतान भाव पर है। ये गौर करिएगा कि कुंडली में संतान भाव पर शनि की भी दृष्टि है, बुध शुक्र और सूर्य इन सभी ग्रहों की दृष्टि है। तो यहां पर अगर देखें तो नीच के बुध की दृष्टि, शनि और सूर्य की दृष्टि, तो दो विच्छेदात्मक ग्रह की दृष्टि पड़ने के चलते संतान पक्ष को लेकर के चिंता और संभव है कि देर सवेर संतति से दूरी। तो संतति से दूरी आज के इस परिवेश में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आज के समय में बच्चे पढ़ने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो ये दूरी हर घर की कहानी है, तो ये समस्या तो हो नहीं सकती। पर फिर भी संतान पक्ष को लेकर के चिंता रहने वाली है, क्योंकि संतान भाव का स्वामी जो है नीच का है। नौमांस में भी ये बुध कोई उच्च इत्यादि के नहीं हुए। नौमांस में एक ही अच्छी स्थिति दिखाई पड़ती है कि लग्नगत स्वगृही गुरु की दृष्टि संतान भाव पर और संतानेश दोनों पर पड़ रही है। तो मैं बहुत चिंतित तो नहीं हूं संतान को लेकर के आपके, पर फिर भी हां, थोड़ी परेशानी संतति पक्ष को लेकर के हो सकती है। इसको लेकर के जरा सचेत रहिएगा। बाकी इस कुंडली में ऐसी कोई समस्या मुझे नहीं दिखाई पड़ती। अभी अभी आप 7.5 से गुजर रहे थे, निकल गए। जन्म कुंडली में विषयोग हो तो ये भी दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिनकी कुंडली में विषयोग हो उनका दाम्पत्य बहुत सुखद नहीं पाया जाता है, तो ये थोड़ी कमी आप कह सकते हैं अपनी कुंडली में। बाकी स्वास्थ्य में पेट का ख्याल रखिएगा। शुक्र आपकी कुंडली में सूर्य के साथ कमजोर स्थिति में पड़ गए हैं, तो शुक्र को बलि करने के लिए आप चाहें तो शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं। शुक्र का रत्न जो हीरा होता है वो पहन सकते हैं। चांदी का छल्ला पहनना चाहे तो वो भी पहन सकते हैं कनिष्ठा उंगली में या अंगूठे में। और
वहाँ अगर आप भारत में नहीं हैं, विदेश में हैं, चूँकि आप सिटीजनशिप आपका नेपाल में नहीं है, अमेरिका में है, तो आप वहाँ पर परिस्थिति हो तो कोई सफ़ेद रंग के पक्षी इत्यादि हो, क्योंकि वहाँ पर गाय इत्यादि कबूतर ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, तो पक्षियों को सफ़ेद रंग के हो तो कुछ दाना वगैरह दे दिया करे अगर वहाँ छूट हो देने की। बाकी नहीं है तो कोई बात नहीं है। राहु की दशा जब तक चले, राहु आपके लिए लाभप्रद हैं, फिर भी राहु को बल देने के लिए आप चाहें तो गोमेद भी, बड़ा कम, मैं रेयर केस में कभी गोमेद कहता हूँ, गोमेद भी यदि पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, गोमेद से भी आपको फायदा मिलेगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। यदि आपने ये प्रश्न लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय नाम और शोहरत, तो बिना सूर्य की आराधना के संभव नहीं है, तो सूर्य को अर्घ्य दीजिए। विश्वयोग की शांति आपको करनी होगी। पशुपति बाबा पशुपतिनाथ के जगह से हैं, उनके देश से हैं, तो सीधी सी बात है, भोलेनाथ की आराधना हमेशा करिए, जब भी समय मिले आया करिए और कुछ दान वहाँ के मंदिर में दिया करिए। वहाँ अपने नाम से जब भी समय हो ब्राह्मणों से कह करके अभिषेक कराया करिए, या अपने पास भी शिवलिंग रख करके शिव की आराधना, भोलेनाथ की आराधना करिए। इससे विश्व योग से आपको शांति मिलेगी। दाम्पत्य जीवन या जीवन में जो भी कलह कष्ट परेशानी इत्यादि थी उससे आपको राहत मिल जाएगी। तो शिव जी की आराधना आपको आजीवन करनी है, तो इतना ही उपाय कर लीजिए। बाकी आपकी कुंडली है बहुत अच्छी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप हीरा भी धारण करना चाहते हैं तो 1 से 3 कैरेट के बीच का हीरा भी आप पहन सकते हैं। मध्यमा उंगली में पहनिएगा, उससे आपको फायदा मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये थी जन्म कुंडली एक युवक की। यदि आप इस जन्म कुंडली के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।